हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम फोर्स और उसकी यूनिट और कितने टाइप से फोर्स को क्लासिफाई किया जा सकता है ये डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फोर्स क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, ये देख लेते हैं पहले। तो फोर्स को डिफाइन कैसे करते हैं? फोर्स में बी डिफाइंड एज अ पुश और पुल विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस, यानी कि या तो प्रोड्यूस कर देता है या फिर करने का प्रयास करता है। अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी जो विराम अवस्था में है उसको चेंज करने का, या फिर जो मूवमेंट बॉडी है उसको डायरेक्शन को चेंज करने का या मोशन को चेंज करने का या तो प्रयास करता है या फिर कर देता है। इस टाइप का पुश और पुल को ही हम फोर्स कहते हैं, हिंदी में इसको बल कहते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए मैं बता दूं। उसके बाद इसकी जो यूनिट है उसको कैसे क्लासिफाई किया गया, किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है ये देख लेते हैं हम। ठीक है, तो यूनिट ऑफ फोर्सेस जो होती है हमारी, जैसे हम बात करते हैं कि कोई बॉडी मूवमेंट में है और उसकी जो मास है वो m है, ठीक है, और हम उस पर फोर्स इम्पैक्ट करके t सेकेंड में फोर्स इम्पैक्ट करते हैं और उसकी जो वेलोसिटी है वो u से v कर देते हैं। ठीक है, मतलब पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, देन हमारी v हो गई। ठीक है, कितने सेकेंड में? t सेकेंड में। ठीक है, तो जो इनिशियल मोमेंटम हो रहा है बॉडी का वो रहा है mu और फाइनल मोमेंटम आफ्टर t सेकेंड वो हो गया हमारा mv। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम इन t सेकेंड mv माइनस mu एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम mv माइनस mu अपॉन t। ठीक है, तो m कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो v माइनस u अपॉन t, इसको कहते हैं हम एक्सीलरेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से हो गया हमारा m इजकल टू a। तो ये हो गया हमारा फोर्स, F इजकल टू ma। ठीक है, तो ये मोमेंटम आ गया हमारे पास जो t सेकेंड में हमारा जनरेट हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, तो उन्होंने भी यही बताया कि जो मोमेंटम होता है वो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम फोर्स बोलते हैं, F इजकल टू ma। ठीक है, तो ये फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द मोशन है विच गिव द मेजरमेंट ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि जो यूनिट होती है, इससे ये जो फंडामेंटल इक्वेशन है F इजकल टू ma, इससे जो यूनिट होती है वो किस तरीके से कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो दो टाइप की यूनिट हो सकती है, एक होती है हमारी एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरी होती है हमारी ग्रेविटेशनल यूनिट। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है। तो एब्सोल्यूट यूनिट के भी दो सिस्टम है हमारे, एक है हमारा CGS सिस्टम और दूसरा है हमारा MKS सिस्टम। ठीक है, तो CGS सिस्टम में देखते हैं हम, द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डाइन जो है वो CGS सिस्टम में हमारी फोर्स की यूनिट होती है, और एक डाइन जो होता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है? इट इज मे बी डिफाइंड एज द फोर्स विच एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 1 ग्राम प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक डाइन क्या हुआ हमारा? 1 ग्राम मास में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए आवश्यकता होता है, कितना एक्सेलरेशन? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन अगर कोई प्रोड्यूस करता है 1 ग्राम मास को, तो उस फोर्स को हम कहेंगे 1 डाइन। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी CGS सिस्टम में। उसके बाद बात कर लेते हैं हम जो हमारा MKS सिस्टम है। ठीक है, तो MKS एंड SI, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उसमें जो यूनिट है हमारी फोर्स की उसे हम कहते हैं न्यूटन। ठीक है, सिंबल देख लीजिए आप इसका N। तो 1 न्यूटन क्या होता है? इट इज द फोर्स विच एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 1 किलोग्राम प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने के लिए जितने फोर्स की आवश्यकता होती है उसी को कहेंगे हम 1 न्यूटन। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी एब्सोल्यूट यूनिट,
सीजीएस और एमकेएस सिस्टम में। उसके बाद बात कर लेते हैं हम जो हमारी ग्रेविटेशनल यूनिट है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है? इट इज़ अ यूनिट विच आर यूज फॉर द इंजीनियर और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो यूनिट यूज़ होती है उन्हीं को कहते हैं हम ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है। अब इसमें भी दो सिस्टम हो सकते हैं, एक सीजीएस सिस्टम होता है और एक एमकेएस सिस्टम होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल यूनिट जो सीजीएस सिस्टम में है उसे, जो सीजीएस सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट है उसे कहते हैं हम 1 ग्राम फोर्स, ठीक है। तो 1 ग्राम फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज मे बी डिफाइंड एज अ फोर्स विच एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 1 ग्राम प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एक्सेलरेट करने के लिए 1 ग्राम को जितने फोर्स की आवश्यकता होती है उसे कहा गया है हमारा 1 ग्राम फोर्स, ठीक है। यानी 1 ग्राम इंटू 9.81 सेंटीमीटर पर इतना एक्सेलरेट करने के लिए विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? ये क्या है? ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? डाइन, यानी 1981 डाइन हो जाएगा हमारा 1 ग्राम फोर्स में, ठीक है। उसके बाद है हमारा एमकेएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट है ग्रेविटेशनल यूनिट विच इज़ 1 kg फोर्स, या हम कहेंगे kg फोर्स। तो 1 kg फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द फोर्स that which is produced as a acceleration of 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ 1 किलोग्राम मास। तो 1 किलोग्राम मास को 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलेरेट करने के लिए जितना फोर्स की आवश्यकता होती है उसी को कहेंगे हम 1 kg फोर्स, ठीक है। विच इज़ इक्वल टू 1 kg इंटू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9.81 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ग्रेविटेशनल यूनिट। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन कई टाइप से फोर्सेस का किया गया है। पहला है हमारा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फोर्सेस। तो फोर्स का जो नेचर है उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है हमारा एक्शन रिएक्शन, हिंदी में इसको क्रिया प्रतिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। जो हिंदी में पढ़ते हैं स्टूडेंट उनके लिए मैं बता दूं क्रिया और प्रतिक्रिया, ठीक है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया भी इसको कहते हैं। तो जैसे हमारे पास दो बॉडी हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो एक दूसरे पे वो फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसी को कहा गया है क्रिया प्रतिक्रिया फोर्स, या फिर हम कहें कि एक्शन रिएक्शन फोर्स। एक को वहाँ पर एक्शन फोर्स कहा जाएगा, दूसरे फोर्स को हम वहाँ पर रिएक्शन फोर्स कहते हैं। व्हेन द टू बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट ईच विल एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द अदर, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती हैं। वन फोर्स को हम एक्शन कहेंगे और दूसरे को हम रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो दो टाइप से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर। इसके बाद भी है इसमें अकॉर्डिंग टू नेचर, ये हमारा अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक है। तो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन क्या होता है? अ फोर्स एक्सर्टेड बाय वन बॉडी ऑन द अनदर विदाउट अ विजिबल मीडियम ऑफ अ ट्रांसमिशन एंड विदाउट द बॉडी बीइंग इन नेसेसरी इन कॉन्टैक्ट। एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए बिना, तो जो फोर्स इम्पैक्ट करती हैं बॉडी एक दूसरे पर, उसी को कहा गया है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक है। एक दूसरे कॉन्टैक्ट में नहीं है लेकिन फोर्स एक्सर्टेड कर रही है। और वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए बिना भी दो टाइप का फोर्स कर सकती हैं। एक, या तो वो एक दूसरे को पास खींच सकती है या एक दूसरे को दूर कर सकती हैं, ठीक है। अगर वो बिना कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है, एक बॉडी को अपनी ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, तो उसको कहा जाएगा अट्रैक्शन फोर्स। और अगर वो दूसरी बॉडी को धकेलती है, ठीक है, रिपल्स करती है, तो उसको कहा जाएगा रिपल्सन फोर्स, ठीक है, जिसको कि हम आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसमें टेंशन एंड थ्रस्ट, ठीक है। तो टेंशन एंड थ्रस्ट क्या होता है? जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय मीन्स ऑफ स्ट्रिंग और अ रॉड, व्हाइल थ्रस्ट इज पुशिंग फोर्स, ठीक है। तो पुलिंग फोर्स क्या है कि किसी रॉड के या किसी रोप के थ्रू जब किसी बॉडी को हम खींचते हैं
तो वहाँ पर जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उस रॉड में, उसी को कहा गया है टेंशन फोर्स, ठीक है। वहीं जो थ्रस्ट है वो हमारा क्या है, पुशिंग फोर्स है, यानी कि दबाव बल है हमारा, ठीक है। जब हम उसको दबाते हैं तो उसको कहा जाएगा पुशिंग फोर्स, ठीक है, या फिर हम कहेंगे उसको थ्रस्ट, तो जैसे धक्का मारते या धकेलते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसमें क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो कितनी डायमेंशन पे हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसके बेसिस पे इसको दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है। एक है हमारा, फर्स्ट है हमारा कंसंट्रेटेड फोर्सेस और दूसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस, ठीक है। कंसंट्रेटेड फोर्सेस क्या होगा कि अगर हमारा जो पूरा फोर्सेस है वो किसी पॉइंट पर एप्लीकेशन होता है, एक छोटे से स्मॉल पॉइंट पे, स्मॉल बिंदु पर सारा फोर्स अप्लाई होता है, तो उसको कहेंगे हम कंसंट्रेटेड फोर्सेस। और अगर हमारा जो फोर्सेस है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर अ लार्ज एरिया, तो उसको कहेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस, ठीक है। अनदर मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्सेस। तो फोर्स लगाने से बॉडी में क्या इफेक्ट होते हैं, उनके बेसिस पे भी इसको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। तो दीज आर द फोर्सेस विच प्रोड्यूस इन एन एक्सटर्नल इफेक्ट। जो बल हम लगाते हैं, जो फोर्स हम लगाते हैं, अगर वो बॉडी में कोई एक्सटर्नल इफेक्ट लेकर आता है, जैसे उसकी शेप में चेंज कर दें, ठीक है, या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाए, तो उन सभी फोर्सेस को कहेंगे हम एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। वहीं दूसरा है हमारा इंटरनल फोर्सेस। द इंटरनल फोर्सेस द रेसिस्टिंग force produced in the body due to the action of external force is called internal force। यानी बॉडी के अंदर जो फोर्स, जो रेजिस्टेंस जनरेट होते हैं, ठीक है, उन्हीं को कहा जाएगा इंटरनल फोर्स। जैसे कि स्ट्रेस डेवलप होती है, ठीक है, वो सारे हमारे इंटरनल फोर्स में आएंगे, ठीक है। उसके बाद है इसमें क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो जो फोर्स का एप्लीकेशन है, किस टाइप का उसका प्रयोग है एक दूसरे पे जो फोर्स अप्लाई करने का, उसके बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यानी कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है और वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, तो उस टाइप के फोर्स को कहेंगे हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। अगर वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है, यानी कि इनविजिबल फोर्स है, जैसे कि मैग्नेट लगाती है, चुंबक लगाती है, तो उस टाइप के फोर्स को कहेंगे हम नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस, ठीक है। तो जो नेचर हमारे स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है हमारे बॉडी में फोर्स लगने से, उसके बेसिस पे इसको कैसे क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा टेंसाइल फोर्स, ठीक है। अब टेंसाइल फोर्स क्या होता है, जैसे सपोज हम किसी बॉडी पे फोर्स इम्पैक्ट करते हैं और उस फोर्स के लगने से उसमें उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है या फिर इंक्रीज होने का प्रयास करती है फोर्स हमारा, ठीक है। तो उस टाइप के फोर्स को कहेंगे हम टेंसाइल फोर्स। द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ मेंबर इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स एप्लीकेशन इज कॉल्ड टेंसाइल फोर्स, ठीक है। वहीं दूसरे टाइप का है हमारा, अगर मेंबर की जो लेंथ है उसको शॉर्टन करने का या फिर डिक्रीज करने का जो फोर्स है वो रेस्पॉन्सिबल है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ देयर एप्लीकेशन, तो उसको कहेंगे हम कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। वही थर्ड है हमारा शेयरिंग फोर्स। द फोर्स विच टेंड्स टू कॉजेज द स्लाइडिंग ऑफ वन फेस रिलेटिव टू द अनदर, ठीक है। एक मेंबर दूसरे मेंबर के ऊपर अगर स्लाइड करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस टाइप के फोर्स को कहा जाएगा शेयरिंग फोर्स। वही नेक्स्ट है हमारा ट्विस्टिंग और टॉर्शनल फोर्स, ठीक है। द फोर्स प्रोड्यूस बाय ए टू कपल अप्लाइड एट अ अपोजिट एंड ऑफ द बॉडी दैट टेंड्स टू टर्न दीज एंड इन अपोजिट डायरेक्शन इन पैरेलल प्लेन इज नोन एज टॉर्शनल फोर्स। अगर हम किसी बॉडी पे उसके अपोजिट एंड पे, जैसे ये हमारे पास एक बॉडी है, इसके अपोजिट एंड पे, जैसे ये एंड और एक ये एंड है, ठीक है। इनके अपोजिट एंड पे हम अपोजिट डायरेक्शन में एक कपल
अप्लाई करते हैं जो कि उसको उसी पैरेलल मोशन में टर्न करने का प्रयास करता है, तो उसी को कहा जाएगा हमारा ट्विस्टिंग या फिर टॉर्सनल फोर्स। ठीक है, उसके बाद है इसमें नेक्स्ट बेंडिंग फोर्स। तो बेंडिंग फोर्स क्या होता है? अ फोर्स विच टेंड्स टू कॉजेज द सर्टेन डिग्री ऑफ कर्वेचर बेंडिंग इन द मेंबर इज कॉल्ड बेंडिंग फोर्स। किसी मेंबर में जो फोर्स अप्लाई होता है जो कि उसको सर्टेन डिग्री पे कर्व कर दे या फिर उसको बेंड कर दे, तो उसी फोर्स को कहा जाएगा हमारा बेंडिंग फोर्स। थैंक यू।